तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी और खुश तो बहुत होगी। सबसे पहले पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, कांग्रेट्स 29 जून के लिए, क्योंकि हम T20 के वर्ल्ड चैंपियन हैं। एक लंबा इंतज़ार, लेकिन ये मैच फाइनल और आखिरी की 24 गेंदें, और उन 24 गेंदों से पहले सारी उम्मीदों का टूट जाना, मर जाना और फिर करिश्मा होना। उस दिन मैंने अपने मन में कई टोटका है मेरा भी कि क्या बोलूं, कैसे बैठूं, कैसे खड़ा हूं तो मैं जीतूं। तो एक ये था कि कुछ करिश्मा कभी देखा नहीं है, तो क्या वो करिश्मा आज देख सकता हूं। मन ही मन बिना जुबान पे लाए हुए ये बात की, और सच में उसके बाद 12 गेंदों के बाद जो कुछ हुआ, मुझे अभी भी लगता है कि वो एक करिश्मा ही और उससे कम नहीं था। इस पूरे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, और हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, और ये जो कप जीता है, ये यूं ही कप हाथ में नहीं आया। इसके पीछे की तमाम मेहनत, और सबसे बड़ी बात कि इस वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान की मीडिया किस तरीके से उल जुलूल बातें कर रही है और उनके सवालों के जवाब, ये सारी चीज़ें आज की कहानी में दूंगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस वर्ल्ड कप का सफ़र जब इंडिया के लिए शुरू हुआ, तो पहला मैच 5 जुलाई न्यूयॉर्क है वो स्टेडियम, और इत्तेफाक से मैं उसका विटनेस, गवाह। तो वहाँ से शुरू हुआ और अगले 24 दिनों तक का ये सफ़र जारी, और 29 जून 2024। और कमाल देखिए क्या महीना है। 41 साल पहले 25 जून 1983, 25 जून 1983, मदन लाल बॉलिंग कर रहे थे। वेस्ट इंडीज़ की टीम थी और वर्ल्ड कप 50 ओवर वो था, उसकी फाइनल मैच था, और विवियन रिचर्ड्स बैटिंग कर रहे थे। और तब तक उन्होंने वैसी हमारे गेंदबाजों के एक तो रन कम था, 183 बनाया था सिर्फ, और ये था कि बस एक तरफा मैच रिचर्ड्स जिता कर ले जाएंगे, जैसे ठीक इस फाइनल में क्लासन ने किया था। 15वें ओवर तक एक तरफा कर दिया था मैच। लेकिन फिर मदन लाल की एक गेंद पर विवियन रिचर्ड्स ने एक शॉट मारा, और कपिल देव उल्टे दौड़ते हुए एक कैच पकड़ते हैं, और वो कैच नहीं, वो वर्ल्ड कप था। 25 जून, सेम 41 साल बाद ये रिपीट होता है। क्लासन वैसे ही रिचर्ड्स के रोल में एक तरफा वन साइडेड मैच को कर दिया, और फिर उसके बाद क्लासन आउट होता है। आखिरी ओवर में भी 6 गेंद 16 रन, आज के दौर के हिसाब से मुश्किल नहीं, और वो पहली गेंद बिल्कुल बाउंड्री लगभग पार। अगर 6 होती तो अगले 5 गेंदों पे सिर्फ 10 रन, और मिलर सामने, वर्ल्ड कप हमारे हाथ से दूर। लेकिन जो कपिल देव ने 1983 में किया था, सूर्य कुमार यादव ने 2024 में किया, शायद इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का वो अब तक का बेस्ट कैच है। इससे पहले कि हम उस कपिल देव को कैच को इसलिए बेस्ट कहते थे क्योंकि वो वर्ल्ड कप जिताया। अगर उस दिन सर विवियन रिचर्ड्स आउट नहीं होते तो वर्ल्ड कप हमारा नहीं था, और अगर इस ओवर में भी सूर्य कुमार यादव वो कैच नहीं पकड़ते तो साउथ अफ्रीका ये वर्ल्ड कप ले जाती। तो इसलिए इंडियन हिस्ट्री में शायद ये बेस्ट कैच अब सूर्य कुमार यादव का है। लेकिन इन 41 सालों में कितना फ़र्क आया। 1983 में जब हम पहली बार वर्ल्ड कप जीते, जीतने के बाद टीम इंडिया लौटी, तब बीसीसीआई इतनी ताकतवर नहीं थी, ना इतने पैसे थे, एक गरीब बोर्ड हुआ करता था। उस वक्त इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, इनका दबदबा था, और वेस्ट इंडीज़ तो तूफानी टीम थी। तो जब जीत कर आए तो ये हुआ कि भाई पहली बार वर्ल्ड कप जीते हैं, टीम के खिलाड़ियों को बहुत सारे इनाम विनाम मिलेंगे। लेकिन मिला क्या, उस वक्त एनकेपी साल्वे थे बोर्ड के शायद प्रेसिडेंट। उन्होंने ऐलान किया कि हर प्लेयर को 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे, 25,000 ईच प्लेयर। अब जब ये पता चला तो बाद में मदन लाल जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्लेयर्स को ये लगा कि यार ये 25,000 रुपये, हालांकि उस वक्त भी उनके लिए काफ़ी थे क्योंकि बहुत पैसा नहीं मिलता था क्रिकेटर को, लेकिन फिर भी ये था कि उम्मीद ज़्यादा थी। तो लता मंगेशकर को ये बात पता चली। लता मंगेशकर क्रिकेट की डाई हार्ट फैन, कितना बड़ा वर्ल्ड कप इंडिया जीत कर लाई, जिसने इस देश में पहली बार लोगों को एक खुशी का मौका दिया, और उस वर्ल्ड कप विनर टीम को एक एक खिलाड़ी को सिर्फ 25,000 रुपये। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इन खिलाड़ियों के लिए कुछ करूँगी। उसके बाद उन्होंने एक म्यूज़िकल कंसर्ट किया सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम, विनिंग टीम के लिए, दिल्ली में,
और उस म्यूज़िकल कंसर्ट से काफ़ी पैसे आए। फिर उन पैसों से हर प्लेयर को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया गया। 1983 की बात है। 1 लाख रुपए उस वक्त प्लेयर एक साथ चेक जो था, बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने कभी देखा ही नहीं था। 41 साल बाद T20 वर्ल्ड कप हम दूसरी बार जीते हैं। 2007 में पहली बार जीते थे और अब BCCI, सब कुछ बदल चुका है। इंडियन क्रिकेट बदल चुका है, क्रिकेटर बदल चुके हैं, स्टाइल खेलने का बदल चुका है। तब तो T20 था भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, हमारी टीम इंडिया को लेकर दुनिया का नज़रिया बदल गया। अब ये वो खिलाड़ी हैं जो किसी के भी घर में घुसकर किसी को भी हरा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब BCCI ये वर्ल्ड क्रिकेट की रिचेस्ट बॉडी बन चुकी है। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड। 125 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया BCCI सेक्रेटरी जयंत शाह ने इंडियन टीम की इस जीत पर। 125 करोड़। सोचिए, 41 साल पहले एक प्लेयर के हिस्से में 25,000 रुपये बोर्ड दे रहा था। आज अगर 125 करोड़ को आप डिवाइड करें तो हमारे 15 प्लेयर हैं जो यहाँ पर गए थे। 4 रिजर्व प्लेयर थे, 2 वापस आ गए थे, उसमें आपके शुभमन गिल और आवेश खान। लेकिन 2 रिजर्व प्लेयर रिंकू सिंह और खलील अहमद, ये वेस्ट इंडीज़ में साथ थे टीम के, लेकिन ये 4 रिजर्व थे, प्लेइंग 15 का हिस्सा नहीं थे। तो 15 खिलाड़ी मान लीजिए। इसके अलावा आपका सपोर्ट स्टाफ, राहुल द्रविड़ मेन कोच, फिर बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, इसके अलावा फिजिशियन है 3-3 टीम में, वीडियो एनालिस्ट जो करते हैं वो हैं, सिक्योरिटी जो टीम के संभालते हैं वो हैं, जो मैनेजर हैं वो हैं। तो करीब 30 लोग, और 4 आपके रिजर्व प्लेयर भी थे भाई, तो उनका भी तो हक बनता है। तो जो अंदर की खबर है वो ये है कि इस 125 करोड़ों में जो 15 मेन प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, उन सभी को 5-5 करोड़ मिलेंगे। और शायद इतनी ही रकम कोच राहुल द्रविड़, उनको भी मिलेगा। बाकी जो रिजर्व प्लेयर हैं उनको शायद 1-1 करोड़ रुपए देंगे, और जो सपोर्टिंग स्टाफ शायद उनके हिस्से में भी 1-1 करोड़ आएगा। तो इस तरीके से 125 करोड़ बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा है, लेकिन प्लेयर के लिए कम से कम 5-5 करोड़ फिक्स है। तो अब ये है बोर्ड की ताकत और ये रहा हिस्ट्री। अब आज की कहानी और इस पूरी मैच की कहानी। 5 जुलाई, अच्छा 25 जून में कहता, अब तो जुलाई शुरू हो गया, लेकिन 5 जून को ये शुरू हुआ था इंडिया का सफ़र। पहला मैच था इंडिया का न्यूयॉर्क के स्टेडियम में आयरलैंड से, दूसरा फिर पाकिस्तान से, तीसरा फिर यूएस से, और एक मैच बारिश से धुल गई जो कनाडा की से। तो शुरुआती स्टेज में इंडिया को 4 मैच खेल रहे थे, 3 ही खेल पाई, एक हुआ नहीं, अबेंडेंट हो गया। इसके बाद अब वो पहुंचती है वेस्ट इंडीज़। सुपर 8 के 3 मैच खेलने थे। पहला मैच खेली अफगानिस्तान से, दूसरा मैच खेली वो फिर ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा मैच खेली बांग्लादेश से। तीनों मैच वहाँ जीती, तीनों यूएस में जीती, 6 मैच। इसके बाद उनका सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से, वो इंग्लैंड से हुआ, इंग्लैंड भी बाहर, 7 मैच। अब फाइनल था साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका भी अनबीटन थी, और इन दोनों का 2 टीमें में जो अब तक हारी नहीं इस वर्ल्ड कप में, उनमें से एक को हार नहीं था, साउथ अफ्रीका हारी। तो पहली बार हुआ है T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कि एक टीम बिना एक भी मैच हारे हुए वर्ल्ड कप जीती है, अनबीटन। वरना ग्रुप स्टेज पे या फिर नॉकआउट में कोई ना कोई टीम हारी है, लेकिन यहाँ पे पहली बार हुआ है कि एक टीम इस तरीके से सारे मैच जीती है। अब अगर इस पूरे वर्ल्ड कप को बात करें, फाइनल पर बाद में आऊँगा, तो 2 ही मैच थे जो कायदे से कहें कि जिसमें थोड़ा सा मुकाबला हुआ था। एक 9 जून न्यूयॉर्क का वो मैच जो इंडिया पाकिस्तान का था, और दूसरा ये फाइनल जो परसों हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका का। 119 इंडिया को डिफेंड करना था, और एक वक्त में पाकिस्तान के स्कोर लगभग, उनको कितने रन चाहिए थे, शायद 48 रन, 48 बॉलें, ऐसे ही था उनका, और 6-7 विकेट हाथ में। 1 साइडेड मैच था, पाकिस्तान आराम से जीतती। दूसरा फिर साउथ अफ्रीका का, 15 ओवर के बाद 30 बॉलें, 30 रन हाथ में, 6-7 विकेट। आखिरी में भी 24 और 22 ऐसे ही था। इसके अलावा जितने भी मैच उठाए सब 1 साइडेड था।
अब इस पूरे वर्ल्ड कप के फाइनल की कहानी से पहले आपको बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इस वर्ल्ड कप की तैयारी, जो हम वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, सितंबर 2021 में ही इसकी शुरू हो गई थी। उसके बाद इनको वर्ल्ड कप था जो लास्ट ईयर, लेकिन तभी उस वक्त शुरू हो गई थी कि इस पे हम लोग कुछ करते हैं और कैसे टीम चाहिए। फिर 23 में इस पे हुआ कि क्या क्या टीम का कॉम्बिनेशन होगा। 3 स्पिनर पहली बार ले गए, 4 ऑलराउंडर रखा और एक टीम का कॉम्बिनेशन वैसे ही रखा जैसा इनको चाहिए था, और ये जीतना ज़रूरी था। ये 2023 में इसलिए बात कर रहा हूँ कि पिछले साल 2 ऐसे मौके आए जब हम वर्ल्ड चैंपियन आईसीसी का ट्रॉफी जीतते हैं। पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए, दूसरा 50 ओवर्स का ओडीआई वर्ल्ड कप जो लास्ट 19 नवंबर 2023 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हेड ने हमारा हार्ट ब्रोक कर दिया था। ट्रेविस हेड ने जो इनिंग खेली उसका हम फाइनल 10 मैच लगातार जीते थे उस वर्ल्ड कप में, और सिर्फ एक फाइनल जीतना था। हम तमाम हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया था। और उस नवंबर के बाद अब अचानक 7-8 महीने के अंदर ये दूसरा वर्ल्ड कप, और अगर हम ये फाइनल हारते तो फिर यही होता कि जैसे साउथ अफ्रीका को चोकर कहा जा रहा है, अब ये होता कि यार खेलते तो अच्छा हो, लगातार जीतते हो, लेकिन ऐन वक्त पे हार जाते हो। इसीलिए ये वर्ल्ड कप हमारे लिए बड़े मायने रखता था, और मायने इसलिए भी रखता था कि इस वर्ल्ड कप और टीम इंडिया और बीसीसीआई को लेकर जिस तरह के ऊल जलूल इल्ज़ाम लगाए, ख़ासतौर पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया, वहाँ की सोशल मीडिया ने, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। मैं फाइनल की बात लास्ट में करूँगा, पर आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया ने हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ऊपर बातें की और कैसे कैसे घटिया इल्ज़ाम लगाए। कहा गया कि भाई हिंदुस्तान और बीसीसीआई बड़ी मजबूत है, आईसीसीआई वही करती है, आईआईसी जो इंडियन बोर्ड चाहती है, इसके लिए पिच भी उनके जैसे, इसके लिए स्टेडियम के करीब होटल भी उनके जैसा रखा गया। यहाँ तक कि बॉल टेम्परिंग की भी बात कर दी। ये भी कह दिया कि फाइनल में अगर बारिश होती है तो इंडिया को पहुँचाने के लिए सारी कोशिश कर ली। बॉल टेम्परिंग के भी इल्ज़ाम लगा दिए। ये सारी चीज़ें कही गई। अब यहाँ पे मैं इन सारे सवालों के आज जवाब देना चाहता हूँ एक एक करके। और ये सब मैं जब से जीती, मैं लगातार सोशल मीडिया और मीडिया को फॉलो कर रहा था पाकिस्तान की, और उसमें बड़े बड़े दिग्गज, अफसोस इस बात का होता है कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर लाइक इंजमामुल हक, बासित अली, पता नहीं और कितने सारे न्यूज़ एंकर और सोशल मीडिया के जो उनके प्लेटफॉर्म हैं, उनकी बातें सुनकर बड़ी अजीब लगा कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि जो सिंसियर क्रिकेटर हैं जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, रमीज़ राजा, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेजॉरिटी सोशल मीडिया और मीडिया ने जो कुछ इल्ज़ाम लगाए उसके एक एक का आज बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इसका जवाब दूँ, आज देना चाहता हूँ। पहला जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों मिला वो ये कि इंडिया इकलौती टीम थी जिसको ये बताया गया कि उसका सेमीफाइनल मैच गयाना में खेलेंगे, बाकी चीज़ों को बताया गया नहीं। अब ये एक कहानी का एक पार्ट है भैया। गयाना में सेमीफाइनल खेलने के लिए पहले तुम्हें अपने शुरू के जो मैच हैं ग्रुप स्टेज पर और उसके बाद सुपर 8, ये जीतना तो ज़रूरी होता है ना। ये कौन बताएगा? ये तो है नहीं कि ऐसे उठाया और ऐसे आपको वहाँ पहुँचा दिया। इस दौरान में बारिश भी हो रही है, तो गयाना में कौन खेलने जाएगा सेमीफाइनल? जो ग्रुप स्टेज पहले पार करेगा फिर सुपर 8 पार करेगा। ये तो है नहीं कि तुमने पैसे और ये देकर और सीधे टीम मैदान में तो खेलेगी ना। अगर क्रिकेट में आप बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर बोर्ड है बीसीसीआई, लेकिन अगर टैलेंट ही नहीं है तो बीसीसीआई क्या करेगी उन पैसों का? बेस्ट एग्जांपल 2 नाम देता हूँ। सुनील गावस्कर, उनसे बेहतर बड़ा बैट्समैन अपने दौर का कोई नहीं, उनका बेटा रोहन गावस्कर। गॉड क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर, उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर। क्या कुछ नहीं, क्या बोर्ड इनके कब्जे में नहीं है? बोर्ड इनके बात को अनसुना करता? किसी और की हिम्मत थी जो इनके खिलाफ जाता? अंबानी जैसी टीम के साथ अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल खेल रहे हैं। लेकिन देखिए कि इन दोनों में वो टैलेंट नहीं था जो इनके फादर में था, और इसीलिए बल्कि इंडिया का पूरा उठाकर देख लिए तो मुझे लगता है एक लाला अमरनाथ के बेटों को छोड़ दें, मोहिंदर अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ, तो शायद किसी बड़े क्रिकेटर का बेटा उतना कामयाब नहीं हुआ जितना उनके फादर हुए थे। वही अभी आप
अर्जुन तेंदुलकर का देख लीजिए, आईपीएल में जब मुंबई लगभग बाहर हो गई थी, मुंबई इंडियन, तब एक मैच लास्ट खिलाया गया, वरना अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए तेंदुलकर पूरा आईपीएल खिलवा सकते थे, अर्जुन तेंदुलकर को टीम में डलवा सकते थे भैया। लेकिन क्या है, टैलेंट। तो गयाना में खेलेगी आईआईसी ने, बीसीसीआई चूंकि पैसे थे इसके लिए उन्होंने सेटिंग कर दी और कर लिया। अरे यार, पहले न्यूयॉर्क में जो मैच था, चाहे यूएस के साथ, पाकिस्तान के साथ, आयरलैंड के साथ, कनाडा के साथ, पहले वो जीतोगे, फिर आप सुपर 8 में जाओगे। सुपर 8 में कौन कौन सी टीम है भैया? ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर, अफगानिस्तान है जो सेमीफाइनल पहुंची, बांग्लादेश है। तो पहले इन 6-7 मैचों में जीतोगे तब तो गयाना जाओगे। गयाना की कैसे सेटिंग हो गई, पहली चीज़। दूसरा इल्ज़ाम लगाया कि बीसीसीआई के पैसों की वजह से आईआईसी ने एक रूल बनाया कि अगर गयाना में बारिश होती है तो इंडिया सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगा। बहुत बढ़िया, बट ये रूल जून में तो नहीं बना। ये रूल तो जब आईआईसी ने इसका शेड्यूल बनाया था वर्ल्ड T20 का, तभी ये बना था कि सेमीफाइनल में गयाना में जो दूसरा मैच होगा सेमीफाइनल का दिन में, वो उसका रिजर्व डे नहीं होगा, घंटे एक्स्ट्रा दे देंगे, क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट था। तो अब गयाना में इंडिया ही सेमीफाइनल खेलेगी, ये 4-6 महीने पहले किसको पता था? और दूसरा, अब एक तरफा तो है नहीं ना, मौसम भी है, सब कुछ। अब यही मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया उस दिन और हमारा जो मैच था ग्रुप में, तो कोई भी टीम जीत कर वही तो पहुंचती सेमीफाइनल में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में ही बाहर हो गई, इंग्लैंड सेमीफाइनल में हारती है। तो गेम तो खेलोगे आप, तभी तो आप होगा। तो ये कि पहले से ही करते, यार पहले से गयाना में इंडिया खेलेगी तब जब वो क्वालिफाई करेगी, और क्वालिफाई ग्राउंड में खेल कर करेगी, और उसने वही करके किया। तो ये इल्ज़ाम का क्या मतलब है फिर? तीसरा कहा गया कि इंडिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारे मैच उनके सुबह के दिए गए, बाकी टीम डे नाइट मैच खेल रही है। भाई साहब, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट के जो फ़ैन है, जो लाइव मैच देखते हैं, वो आबादी के हिसाब से हर देश में होंगे, पूरे का पूरा देश फ़ैन है। लेकिन अब हम क्या करें? हम 140 करोड़ हैं, तो हमारी आबादी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ फ़ैन भी तो ज़्यादा होंगे। फ़ैन ज़्यादा होंगे तो हमारे यहाँ टीवी पे मैच देखने वाले भी ज़्यादा होंगे, और जब टीवी पे मैच देखने वाले ज़्यादा होंगे तो स्पॉन्सर को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा कि इनको ऐड दिखाओ, इतने लोग देख रहे हैं। अब एक जगह 100 लोग ऐड देख रहे हैं और एक जगह 140 देख रहे हैं, तो फ़ायदा तो उन्हीं को होगा ना। तो ये हर टूर्नामेंट में, ऐसा नहीं कि इस मैच में, हर टूर्नामेंट में कराया जाता है कि जिस जगह से ज़्यादा ऐड और प्रॉफिट्स, जो लाइव टेलीकास्ट के राइट्स, सेटेलाइट राइट्स मिलते हैं, आप वहाँ की सुविधा के हिसाब से सब कुछ कार्यक्रम फिक्स करते हैं। तो अब यहाँ ये था कि वेस्ट इंडीज़ और न्यूयॉर्क दोनों के टाइमिंग ये थी कि भाई वहाँ का जो मैच अगर मॉर्निंग में आप रखोगे 10 साढ़े 10, तब इंडिया में शाम के 6-7-8 बजेंगे, और उस वक्त व्यूवर ज़्यादा होते हैं, व्यूवरशिप ज़्यादा होती है। सेम न्यूयॉर्क में, चूँकि मैं तो उस मैच में गवाह था, वहाँ पर जब मैच 10:30 वहाँ का लोकल टाइम था, इंडिया में 8 बजते थे, तो इंडिया में 8 मतलब प्राइम टाइम है, तो इसलिए दिखाया गया। जबकि दूसरा पहलू यह कि खुद अपने टीम इंडिया वाले नाराज़ थे, उनको ये था, और मैंने देखा न्यूयॉर्क में बिल्कुल मौसम अच्छा था, लेकिन अगर 1 घंटे भी तेज़ धूप आती थी ना, पूरा आदमी टैन हो जाता था। और उनको सुबह सुबह मैच धूप में, बाकी टीमें डे नाइट खेल रही, डे नाइट में थोड़ा आप रिलैक्स होते हैं, 8 बजे मैच शुरू होता है, थोड़ा मौसम भी बदल जाता है, ठंडा होता है। तो यहाँ ये भी है, लेकिन उनका ये था कि नहीं, ये फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया। अरे फ़ायदा पहुँचाने के लिए तीसरा ये था कि स्पिन ट्रैक इंडिया के हिसाब से बनाए गए। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि सेमीफाइनल मैच था इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया। अब ये पता है कि सेकंड इनिंग में विकेट स्लो होगा। इंग्लैंड को किसने कहा था टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने के लिए? वो बैटिंग भी कर सकती थी, और अगर इंग्लैंड बैटिंग करती तो क्या पता उस स्लो विकेट पे इंडिया मुश्किल में फंस जाती। तो यहाँ ये तो टॉस तो अपने हाथ में था नहीं, तो विकेट उसी विकेट पे इंग्लैंड खेल रही है, और उसी जो बाकी विकेट है उस पर बाकी टीम भी खेल रही है, लेकिन आप उसके लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा, और मतलब क्या बोलूँ इस पर, जो पाकिस्तानी मीडिया ने लगातार, अब इंडिया हार गई है तो उन्हें कुछ तो करना है। असल में हो ये रहा कि जब ये इंडिया वर्ल्ड कप जीती और कोहली और रोहित की बात होती है, तो वहाँ हर चीज़ ये पाकिस्तानी जो टीम है उनके नफ्स को थोड़ा दुखाती है, क्योंकि सीधे होता है कि भैया तुम किंग बाबर आजम कहते हो, उसने क्या किया, देखो क्या किया। बहुत सारे ऐसे हैं जो वहीं पाकिस्तानी मीडिया बाबर एंड टीम की बैंड बजा रही है, लेकिन जब जब इंडिया जीतती है उनकी बैंड ज़्यादा बज जाती है। तो एक ये भी तकलीफ है उनको, तो उसको लेके भी अब क्या एक मतलब हद हो गई। सूर्य कुमार यादव के कैच के बारे में सोशल मीडिया एक फ़ोटो चला रहा है, एक तस्वीर चला रहा है
कि ये देखो, जब वो कैच आया तो जो बाउंड्री पे खड़ा हुआ जो रोप है, वो बारिश भी हुई थी, तो वो जो रोप था उसको इन्होंने थोड़ा पीछे कर दिया था उस कैच को पकड़ने के लिए। अब उसका सबूत क्या देना है कि उस रोप, जब कोई भी चीज़ आप रस्सी किसी गीली जगह पर रखते हैं तो वहाँ एक निशान सा पड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखो आगे घास पर एक निशान सा है, वो उसी रोप का था, लेकिन अब वो रोप पीछे है, तो ओरिजिनल रोप जो है वो आगे होना चाहिए था। अबे क्या बोलूँ इस पर कि भाई साहब, जब मैच शुरू होता है तो एक जगह पे ही रोप होता है, उससे पहले आगे पीछे हो सकता है। और दूसरा, अगर ये कोई ऐसा करे, 45-48 से ज़्यादा कैमरे ग्राउंड में होते हैं और ग्राउंड का एक भी इंच ऐसा नहीं होता है जिसको वो कैमरा कवर ना करता हो। अगर कोई प्लेयर रोप को आगे पीछे करेगा, पकड़ा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं से तो खबर लीक होगी। लेकिन वही है कि वो बात हजम नहीं हो रही कि यार ये कैसे जीत गए। सब 2 मैच अपने ही ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, एक तो होता है ना कि आप चलो सामने वाले की बुराई करो, तो अपना तो उसमें देख लो कि तुम अपनी ही टीम के ऊपर उंगली उठा रहे हो। इन्होंने कहा 2 मैच ऐसे थे जब पाकिस्तान पहला और साउथ अफ्रीका, उन्होंने कहा करीब 8 ओवर बाकी है, 45-46 रन बनाने हैं, जितने बॉल उतने गेंदें, हाथ में 6 विकेट, फिर भी पाकिस्तान कैसे हार गया, इंडिया कैसे जीत गई। इंडिया कैसे जीती है तो भैया बॉलिंग से जीते हम। पाकिस्तान कैसे हारे ये तो अब अपनी टीम से पूछो। क्या ये फिक्स था? तो इसका मतलब तुम्हारी टीम फिक्स थी। तो ये मतलब बुराई करने में अपनी टीम को भी वो ले डूबते हैं। फिर कह रहे हैं साउथ अफ्रीका 24 रन 22 गेंदे कैसे हार गए। भाई साहब, आप बॉलिंग और अपने फील्डिंग नहीं देखी। करिश्मा होता है जब सूर्य कुमार यादव जैसे वो कैच को पकड़कर मैच जिताता है। तो वही चीज़ें हैं। एक होता है ना कि आदमी अपने से ज़्यादा दुखी नहीं होता, पड़ोसी सुखी हो तो आदमी को ज़्यादा दुख होता है। लेकिन इस तरह के जैसे लोग वहाँ पर, एक्स क्रिकेटर, वो भी इस तरीके का कि आईआईसी ने इसमें किया, बीसीसीआई की वजह से पूरी टीम लग गई थी। एक उन्होंने वीडियो का बड़ा पाकिस्तानी मीडिया खूब दिखा रही है। जय शाह ने एक वीडियो बहुत पहले कहा था, उसका भी जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जय शाह ने एक बार वीडियो में कहा था, जब हम ओडीआई वाला 50 ओवर का मैच हार गए थे 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में, तो कहा कोई बात नहीं। और इस बार बाद में एक फंक्शन में कहा था कि इस T20 में रोहित और उनकी टीम बारबाडोस में जीतेगी और वहाँ झंडा गाड़ेगी अपना जीत का, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मुझे पूरा यकीन है। तो भाई साहब, जब भी कोई टीम कहीं खेलने जाती है तो उसका जो सर्वे सरवा या जो टीम बनाते हैं या जो बोर्ड के लोग होते हैं, ये थोड़ी कहेंगे कि बारबाडोस में जाके इंडिया हार के आएगी या वर्ल्ड कप में हार के जाएगी। जोश बढ़ाने के लिए यही कहा जाता है कि इस वर्ल्ड कप में तो हम जीतेंगे, अपना झंडा गाड़ के आएंगे। ये हर चीज़ में बोला जाता है। उसको अब उन्होंने उठा के दिखाना शुरू कर दिया है, वो जय शाह का वो वीडियो, कि देखो जय शाह को पहले से पता था कि 29 जून को बारबाडोस में भारतीय टीम का अपना झंडा गड़ेगा, और इत्तेफाक से रोहित शर्मा ने भरे मैदान में वो झंडा ठोका भी एक तरह से, वो बिल्कुल सही जगह ठोका अपना तिरंगा। तो बताइए कि कौन सी बात को कहाँ से ले जाकर, सिर्फ इसलिए कि वो उनको हजम ही नहीं हो रही। लेकिन इस वर्ल्ड कप की जीत से एक चीज़ आज मैं कहूँगा, जो मैं हमेशा एक क्रिकेट लवर, एक डाई हार्ट क्रिकेट का फ़ैन होने के नाते मैं महसूस करता था हमेशा और डरता था, वो ये था कि हमारी बैटिंग शुरू से बहुत अच्छी रही है। चाहे आप उठा कर देख लीजिए गावस्कर से लेके अब तक का इतिहास, और हम बड़े अच्छे अच्छे हमने बैट्समैन प्रोड्यूस किए। लेकिन हमेशा हमें लगता था कि यार पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, और ये कहा भी जाता था। सरफराज खान, इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शुएब अख्तर, न जाने कितने, मतलब कहते थे कि पाकिस्तान तेज़ गेंदबाज पता नहीं कहाँ से पैदा करता है। तेज़ गेंदबाज छोड़िए, उनके तो स्पिनर एक ज़माने में अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, इसके अलावा सईद अजमल, दानिश कनेरिया, टॉप क्लास स्पिनर। तो ये था कि दुनिया में तेज़ गेंदबाजी और स्पिन में पाकिस्तानी टीम का दबदबा होता था। लेकिन अब सच कहूँ, आज जो भी उनकी टीम है, शाहीन शाह अफरीदी, इसके अलावा हारिस रऊफ़, नसीम शाह, फिर मोहम्मद आमिर, अब इस वर्ल्ड चैम्पियन के जीतने के साथ एक और चीज़ आज मैं दावे से कह रहा हूँ, वो ये है कि अब पाकिस्तानी टीम ये दावा छोड़ दे कि उसके पास वर्ल्ड के
टॉप क्लास बॉलर हैं और तेज़ गेंदबाजी में उनका जवाब नहीं हो सकता। इंडियन की टीम बैटिंग बड़ी अच्छी हो लेकिन बॉलिंग हमारी अच्छी, अब ये पाकिस्तानी टीम दावा नहीं कर सकती। इसलिए जब हमारी टीम बल्लेबाजी में तो अब तक थी, अब बॉलिंग में भी हमारा कोई तोड़ नहीं। और पाकिस्तानी टीम तो कहीं ठहरती नहीं है, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे नसीम शाह हो, हारिस रऊफ़ हो। आप उठाकर देखिए, लास्ट न्यूजीलैंड की सी टीम गई थी पाकिस्तान 5 T20 खेलने, हरा के चली गई। पाकिस्तान की टीम आयरलैंड गई, हार गई। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई, हार गई। पाकिस्तान की टीम को यूएसए, जो वहाँ के बेचारे नौकरी पेशा लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई गई है, उसने उस दिन एक नहीं 2 बार हराया था। एक तो 20 ओवर में हराया, फिर सुपर ओवर में भी हराया। और इनमें से कई मैच ऐसे थे जिसमें पाकिस्तानी बॉलर को डिफेंड करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। और मैं दूसरी तरफ आता हूँ, 119 सिर्फ स्कोर था, 80 रन पाकिस्तान के बन चुके थे, 8 के करीब या 6 ओवर बाकी थे, 6 विकेट हाथ में था, लेकिन हमारे बुमराह एंड कंपनी ने डिफेंड किया। सेम आप देख लीजिए 29 को फाइनल, 24-26 रन, पूरा हाथ में सारे विकेट, रन टू बॉल, कोई भी टीम आराम से मैच जीत जाएगी। लेकिन हमारे बॉलर ने डिफेंड किया, चाहे वो बुमराह हो, अर्शदीप हो, चाहे फिर आपके हार्दिक पांड्या हो। और हाँ, मैं भूल जाऊं उससे पहले, मैं आज पूरे आईपीएल के दौरान इवन न्यूयॉर्क में जब पहला मैच देख रहा था तो मैंने वहाँ पे भी हार्दिक पांड्या को हूट किया था। उसकी वजह थी हम सब, मैंने कई बार खुल के बोला, आप लोगों को छुपाया भी नहीं, रोहित शर्मा की कैप्टनशिप, मुंबई इंडियन, वो सारी चीज़ें। लेकिन अब मुझे उन सारी चीज़ों के लिए मुझे अब अफसोस है। और हार्दिक पांड्या को अब मैं कभी बुरा नहीं बोलूँगा, ठीक है वो एक पार्ट था, चला गया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने 6 महीने जो झेला और उसके बाद जो वर्ल्ड कप में डिलीवर किया, और ख़ासतौर पर ये फाइनल ओवर 16 रन का। और इससे पहले याद कीजिए, हार्दिक पांड्या ही था जिसकी गेंद पे क्लासन आउट हुआ, बाहर जाती हुई गेंद को निक लगा और पंत ने कैच पकड़ा। हार्दिक पांड्या ने कई मैच में बड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कैमियो पारी खेली और विकेट भी लिया और फाइनल में जिताया। इसलिए हार्दिक पांड्या को वो सारी चीज़ें जो कही थी वो सब अब एक तरफ, अब कोई शिकायत नहीं है। तो अब इंडियन टीम बॉलिंग में भी अब पाकिस्तान कहीं आगे नहीं है। अब हमारी बॉलिंग में आप नाम देख लीजिए ना, बुमराह, अर्शदीप, मतलब स्पिन डिपार्टमेंट सारा मिलाकर, कुलदीप, अक्षर पटेल, क्या है, अक्षर पटेल ने वर्ल्ड कप खेला है, यूजी मौका ही नहीं मिला। फास्ट बॉलिंग में तो हमारे बैठे हुए मयंक यादव, आईपीएल में याद होगा आपको 155 फेंक चुका है, वो पक्का आएगा टीम में। उमरान मलिक 155-54 फेंक चुका है। तो ऐसे तमाम, चाहे वो स्पीड स्टार हों, चाहे बेहतरीन बॉलर हों, अब कमी नहीं है। तो अब बैटिंग में तो कभी था ही नहीं, अब बॉलिंग में भी पाकिस्तान कभी दावा नहीं कर सकता कि हमारे बॉलर, छोटी छोटी टीमों को तुम डिफेंड नहीं कर पाए तो अब दावा क्या करोगे यार। लेकिन हाँ, आखिर में वो फाइनल और अपना तजुर्बा, जब 15 ओवर हुआ और 30 पे 30 चाहिए था लगभग, दिल टूट गया। और क्लासन वैसे ही काम कर रहा था जैसे हेड ने किया था 19 नवंबर को। मैं उठा, थोड़ी देर के लिए मैच नहीं देखा, लेकिन यह है कि स्कोर भी देखना है, आसपास से आवाज़ें भी आ रही हैं। फिर देखा, फिर हुआ कि नहीं, अगला ओवर अच्छा गया, फिर अगला ओवर अच्छा गया। और आखिरकार 20वां ओवर मैंने हिम्मत करके कहा आप देखता हूँ, क्योंकि 16 और 6 और पहली गेंद पे जो आउट हुआ। इस पूरे मैच के दौरान मैं कहूँ तो 40 ओवर का मैच था और इसमें 36 ओवर लगभग हम धड़कनों बढ़ी हुई थी। आखिरी 4 ही ओवर था जिसमें मैच एक तरह से बराबर पे आया था, वरना साउथ अफ्रीका जीत रही थी। लेकिन फिर पहली गेंद, मिलर का वो शॉट, गेंद हवा में, पल को लगा ये छक्का और मैच गया। लेकिन अगला ही जो फ्रेम उछलते हुए सूर्य कुमार यादव की तरफ जाता है, और सूर्य कुमार यादव, ये भी पता नहीं था कि वो कैच पकड़ा है या क्लीन कैच है कि नहीं, लेकिन जैसे सूर्य कुमार यादव ये उंगली दौड़ते हुए दिखाता है आउट का जो निशान, मुझे यकीन हो जाता है कि आउट है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव को ज़रा सा भी डाउट होता कि उसने बाउंड्री रोप टच कर लिया है या क्लीन कैच नहीं है, वो कभी उंगली नहीं उठाता, बट उसने उठाकर ये बता दिया कि ये कैच मैं ले चुका हूँ। और यकीन मानिए उस वक्त
ये हो गया कि अब 2007 के बाद, मतलब 17 साल के बाद अब हम T20 जीतने जा रहे हैं। और फिर वही हुआ। 2007 में रोहित शर्मा ने पहला T20 वर्ल्ड कप खेला था, हालांकि सिर्फ 3 मैच खेलने को मिले थे, क्योंकि वो तब एकदम एक नया यंग बैट्समैन के रूप में शामिल हुआ, क्योंकि अच्छे अच्छे शॉट मारते थे। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, याद कीजिए, उस वक्त गांगुली, तेंदुलकर सब अलग हो गए थे, द्रविड़ भी। और पहली बार रोहित शर्मा खेले, लेकिन रोहित शर्मा को सिर्फ 3 मैच मिला था उस 2007 वर्ल्ड कप में जो महेंद्र सिंह धोनी ने जीता था। उसमें पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ था, लेकिन बैटिंग आई नहीं। दूसरा मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, जिसके खिलाफ फाइनल जीते हैं। और रोहित शर्मा ने अपने दूसरे ही मैच में 50 स्कोर किया था, नॉट आउट। इसके बाद तीसरा मैच एक और मिला था उन्हें, जिसमें वो 20 नॉट आउट थे। सिर्फ 3 मैच मिला, लेकिन तब वो एक नए बल्लेबाज थे टीम में, मतलब बहुत बड़ा उनका रुतबा नहीं था। उसके बाद से रोहित शर्मा ने 2007 से 2024 तक कुल 9 T20 के वर्ल्ड कप मैच में हिस्सा लिया, लेकिन ये वर्ल्ड कप वो एज ए कैप्टन कप को जिता कर ले गए। यानी पहला अपना वर्ल्ड कप का आगाज़ उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन से किया था, धोनी के अंडर में, जब कप जीते। और जो आखिरी वर्ल्ड कप चुके हैं वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, तब भी एक वर्ल्ड चैंपियन की हैसियत से जीते। उस वक्त में और इस वक्त में फ़र्क ये है कि तब धोनी की टीम थी, ये टीम पिछले कई सालों से पहले विराट की थी, अब रोहित की थी। तो एक होता है कि आप टीम के सीनियर, सबको आप अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं, कंधे पर जिम्मेदारी आपकी थी। 17 साल, 9 वर्ल्ड कप, और ये दूसरी बार रोहित जीते। जो 2023 का हमारा वर्ल्ड कप फाइनल में हम हारे थे, थोड़ा सा इससे गम कम हुआ। लेकिन इस वर्ल्ड कप के साथ पहले विराट ने, फिर रोहित ने, और उसके बाद जडेजा ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और मुझे लगता है कि ये सही फैसला था, क्योंकि अब जो हमारी बेंच है, जगह लेने के लिए बहुत लोग हैं, और अभी जिम्मेदारी बड़ी है 50 ओवर का वर्ल्ड कप 2027 में। और रोहित देखिएगा, आप तब भी खेलेंगे। और अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में, 50 ओवर का है। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, और हम ज़रूर इंशाल्लाह फाइनल में होंगे अगले साल, तो रोहित की वहाँ पे भी भूमिका होगी। तो अगले साल फिर हम 2 ICC के टूर्नामेंट जीत सकते हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और इस दोनों की कप्तानी तब भी रोहित करेंगे। और IPL में तो हम रोहित और विराट को देखेंगे, और जडेजा को भी, जड्डू को कौन भूल सकता है। जडेजा के जाने से सिर्फ एक चीज़ है, जडेजा जैसा फील्डर हाल के वक्त में बहुत कम आया, जो चाहे अच्छी बॉलिंग ना कर पाए, अच्छी बैटिंग ना कर पाए, लेकिन अपने फील्डिंग के बलबूते पे 10, 15, 20 रन तो बचा ही लेते हैं। तो जडेजा को भी हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर कई बार होता है ना कि आप अपना वो इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन मुझे लगा कि शायद हम ही लोग छुपाते हैं, पर मैंने देखा नहीं यार, ये सबके साथ होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा, वो जो पल था ना जीत का, आखिरी ओवर, जितने भी लोग देख रहे थे, जो सच में क्रिकेट को प्यार करते हैं, क्रिकेट को जानते हैं, उन सभी की आंखें नम थी, और उनमें एक मैं भी था। और ये हो जाता है, मालूम नहीं कैसे होता है, लेकिन हो जाता है। और यही वो चीज़ है जिसने क्रिकेट और हम इंडियन टीम और सारे भारतीयों को जोड़ के रखा हुआ। मुझे लगा कि मैं 1700 कहानियाँ तो आपको सुना ही चुका हूँ, क्राइम की, मर्डर की, ये वो। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि इन चीज़ों से थोड़ा अलग उसके बारे में बात करूँ जिससे सच में मैं बहुत प्यार करता हूँ, और उनमें से एक क्रिकेट है। तो इसलिए आज कोई खून खराबा नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ क्रिकेट। क्योंकि अभी भी वो जश्न का जो जोश और जुनून है ना, अभी तक मतलब उतरा नहीं है, वो नशा ही नहीं उतरा अभी तक उस जीत का। आप यकीन मानिए, पता नहीं कितनी बार तो मैं हाईलाइट देख चुका हूँ। और सबसे मज़ा आता है पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया के जो छोटे छोटे यूट्यूब पे रील आते हैं ना, आप उनको देखिए, मतलब बड़ा बेहतरीन आपका टाइम बीतेगा उस कॉमेडी को सबको देख के। क्या क्या ऊट पटांग ऊल जरूल जो चीज़ें करते हैं, इस वजह से जीती, उस वजह से जीती, मज़ा आता है। साथ में ये भी होता है कि चलो अब जीते हैं तो जलन तो होगी भाई, ये तो नेचुरल है, होना भी चाहिए। लेकिन अब टीम ही उनकी ऐसी है, क्या कीजिएगा। खैर, तो एक बार फिर से पूरी प्राइम तक फैमिली को बहुत बहुत बधाई। और ये जो अभी खुमार है इस वर्ल्ड चैंपियन का, अभी रहेगा, अभी तो टीम लौटेगी
फिर टीम के अभी विक्ट्री परेड होंगे, दिल्ली भी आएगी टीम, तभी कई दिनों तक रहेगा। और अच्छा है, क्योंकि ऐसी खुशियाँ बड़ी देर बाद मिलती हैं। 2007 में, उससे पहले 83 में खैर जब थी, 83 के बाद 7, फिर 7 के बाद 11 और 11 के बाद अब कितना वक्त लगता है देखिए। बट उम्मीद है कि इसके बाद अब जल्दी जल्दी वर्ल्ड कप हमारे पास आया करेगा। तो आज की कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्राइम की तो हमेशा आप लोग बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, अब इससे हटकर कभी कभी होना चाहिए, इसलिए किया था। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों को, और एक बार फिर मुबारक, बधाई। लेकिन ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज उपेंद्र, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे उपेंद्र जी। और ये भेजा है सुप्रिया जी ने, उनके हस्बैंड ने उपेंद्र जी, एंड थैंक यू सो मच आप दोनों के प्यार के लिए। निकिता गोमतीवाल, इनका भी आज बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे निकिता जी। और ये भेजा है जगदीश जी ने, उनकी पत्नी है। मोहसिन मंसूर मयावार, इनका भी आज जन्मदिन है, बल्कि मुजावर, सॉरी। तो मोहसिन मंसूर मुजावर, हैप्पी बर्थडे। और ये कोल्हापुर से हैं। साथ ही आज लतेश गौतम जी के हस्बैंड का भी जन्मदिन है। इन्होंने नाम लिखा नहीं है, पता नहीं, शायद उनका नाम गौतम भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं है। लतेश गौतम जी को हैप्पी बर्थडे। अनु, रेनू और काजल, इन्होंने भेजा है। साथ ही मार्गेट जैकब, इनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मार्गेट जैकब जी, पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर की तरफ से। और दुआ ये कि आप हमेशा अच्छी रहें, ऊपर वाला आपको और लंबी उम्र दे। और मार्गेट जैकब जी की आज 86th बर्थडे है। और ये भेजा है रोज़ मेरी रॉबिन्सन ने, उनकी दादी है, मतलब मार्गेट जी उनकी दादी है। इसके अलावा मोनिका राठौर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोनिका जी। और भेजने वाले ने अपना नाम लिखा नहीं, उनका मेल आईडी हेल्प स्टार्स है, तो कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे मोनिका जी। साथ ही प्रियांश विश्वकर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियांश जी। और ये भेजा है रामू विश्वकर्मा ने, रामू के बेटे हैं प्रियांश। रवि कुमार पांडे का भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे रवि जी। इसके अलावा दिनेश भराइया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिनेश। और ये भेजा जीवन मकराना ने है। साथ ही मेहुली देवनाथ, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मेहुली जी। और ये भेजा है मनोज देवनाथ ने, हालांकि इनका 29 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। उनकी डॉटर हैं मनोज जी की मेहुली। इसके अलावा आज मंदिरा दास और पल्लव बर्मन, इन दोनों की एनिवर्सरी है, बल्कि कल 30 को थी, तो कल संडे था, तो कोई बात नहीं, आज बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मंदिरा जी और पल्लव जी, आप दोनों को। साथ ही आज सुकानिया जाधव और सूर्यकांत जाधव, इन दोनों की भी मैरिज एनिवर्सरी है, तो सुकन्या जी और सूर्यकांत साहब, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड कप जीत पर बधाई दी, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। परमिंदर रसिया जी एंड फैमिली जी, इन्होंने मैसेज भी लिखा, इनसे बात भी हुई, बहुत बहुत बधाई परमिंदर भाई, और गुगली भाभी को भी। कुलविंदर सिंह जी न्यूयॉर्क से, थैंक यू सो मच कुलविंदर पाजी। और ये कुलविंदर पाजी वही हैं जिन्होंने मुझे पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ न्यूयॉर्क में दिखाया था, तो मैं भूलूंगा नहीं, और क्या इंसान है ये, थैंक यू सो मच। इसके अलावा बहुत सारे लोग, अमित मेहता, साथी फुजान, इसके अलावा महताब, साथ ही हमारे जॉली भाई, सोनी भाई, थैंक यू सो मच। एले से हैं ये। केदारनाथ मस्के, इन्होंने आईपीसी करने हैं, आज से कुछ कानून, कुछ धाराएं हो गई हैं, इसके बारे में कल आपको बताऊंगा, क्योंकि आज क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ था। साथ ही हरवीन चौहान ने कहानी की फरमाइश की है, रघुनाथ बेंगलोर से। इसके अलावा कौशल पाटिल, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।